गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम सीरीज का तीसरा चैप्टर, यूनिट डिजिट एंड रिमाइंडर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं वो चीज़ वन बाय वन देखते हैं। कि सबसे पहले अपन देखेंगे फैक्टोरियल क्या होते हैं। फैक्टोरियल क्या होते हैं? किसी भी एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जब वो नंबर एक से स्टार्ट हो, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर जो एक से स्टार्ट हो रहा है, बोले 10 फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बताओ, तो क्या हो, उसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल होता क्या है, क्या इसका यूज़ है और कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो फैक्टोरियल रिलेटेड का टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो अपन डिटेल में देखेंगे। फिर अपन चीज़ देखेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। नंबर सिस्टम का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं बोल देता हूँ भाई, मैथ्स के लिए संजीवनी से कम नहीं है। क्यों नहीं है वो देखेंगे। कि आप कोई भी क्वेश्चंस करते हो, यदि आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है तो आप आंसर टिक कर सकते हो, भाई मेरे आंसर का जो भी वैल्यू आएगी उसमें इकाई अंक ही आना चाहिए। यदि आपको नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट का कंसेप्ट आता है, यदि आपको ये चीज़ पता है कि भाई यूनिट डिजिट कंसेप्ट कैसे अपन अप्लाई करते हैं, तो कोई भी आंसर हो, कोई सा भी टॉपिक हो, नंबर सिस्टम नहीं, मैं बोलता हूँ मैथ्स का कोई भी टॉपिक हो, आप ये बता पाओगे कि इसके आंसर में इकाई अंक ही आएगा। ये इसका इंपॉर्टेंस है। फिर अपन देखेंगे कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या है, शेषफल की अवधारणा क्या है, शेषफल क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम्स। कुछ पर्टिकुलर थ्योरम से स्टैंडर्ड रिजल्ट्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में कोई क्वेश्चन दे रखा है, रिमाइंडर फिक्स रहता है, वो थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या थ्योरम्स है वो अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फिर देखेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनके नंबर्स कैसे निकालते हैं, क्या इनके एप्लीकेशंस होती है, सब चीज़ देखेंगे। और ये चीज़ सब देखने के साथ साथ अपन क्या करते हैं क्लास में, अपन ने पहले की 2 क्लासेस में बता चुका हूँ मैं कि कोई भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे और उसके बाद क्या पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पूछे गए इंपॉर्टेंट क्या कंसेप्ट, उसकी अपन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही फिर लास्ट में देखेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल। और जब ये सब टॉपिक की प्रैक्टिस कंसेप्ट सीखेंगे पहले, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे अपन, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस बनते हैं ये टॉपिक फिर से पूछे जा सकते हैं, वो अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है फैक्टोरियल, क्या होता है फैक्टोरियल, किसे बोलते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ एन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम द वन, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड देखना, क्या बोला, नेचुरल नंबर ही होने चाहिए और दूसरे नंबर नहीं होने चाहिए। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एक से होना चाहिए, और उसको ही बोलते हैं अपन एन फैक्टोरियल। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एन कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं लेते इसमें। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एक से। जैसे मैं बोलता हूँ एक नंबर है 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखते हैं कि नंबर एक से स्टार्ट होगा, मल्टीपल कहाँ तक करेंगे, 1 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, या तो ये लिख दो, ठीक है, या इसको रिवर्स में लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये भी 5 फैक्टोरियल है। डेफिनेशन क्या बोलती है, कोई भी एन कंजिक्यूटिव, यहाँ कितने हैं, 5 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट ही क्या होता है आपका 5 फैक्टोरियल। ये कंसेप्ट कहाँ यूज़ होगा, जब आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते हो, कुछ सेलेक्ट करते हो, कुछ अरेंज करते हो, तब वहाँ पर फैक्टोरियल का कंसेप्ट डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। और नंबर सिस्टम टॉपिक में क्या क्या चीज़ इससे पूछी जा सकती है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल किसे बोलते हैं ये चीज़ पता लग गया। फैक्टोरियल को लिखते कैसे हैं ये चीज़ देख लो। वह एन फैक्टोरियल क्या हो गया, 1 2 3 5 6, कहाँ से, n-2 n-1 इंटू एन, जो वैल्यू ले लो, 5 ले लो तो 5 हो जाएगा, 6, कुछ भी लिख लो, मतलब एक से स्टार्ट होना चाहिए और जिस नंबर तक की बात हो उन सबका प्रोडक्ट ही आपका फैक्टोरियल कहलाता है। फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा और आगे जानते हैं, क्या बोलता है। फैक्टोरियल को किससे डिनोट करते हैं, एन फैक्टोरियल को एन इंटू, ये उल्टा आई जैसा होता है उससे लिखते हैं। एन फैक्टोरियल इज ऑलवेज एन इवन नंबर, यदि एन की वैल्यू 2 से ज़्यादा है या 2 के बराबर है तो एन का मान हमेशा क्या आएगा, 2 से ज़्यादा, मतलब इवन रहेगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 के बाद कोई भी नंबर लो, हर बार 2 से तो मल्टीप्लाई होगा, जब किसी संख्या को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होती, इवन होती, ये चीज़ पता है आपको। और एन फैक्टोरियल हमेशा शून्य पर समाप्त होगा, यदि एन की वैल्यू कितनी है, 5 या 5 से ज़्यादा है। देखो क्यों समाप्त होगा, पहले बताओ शून्य कहाँ बनता है, एक चीज़ देखना, शून्य आपका तभी बनेगा जब 2 इंटू
5 आपस में गुणा होते हैं। तो 5 फर्स्ट पहली बार कहाँ पर आएगा? 5 पहली बार 5 फैक्टोरियल में ही आएगा। 5 4 3 2 और 1, ये क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, 0 के लिए मुझे क्या चाहिए? 5 और 2, ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि 5 से नीचे 5 के ऊपर जो भी नंबर लेंगे उसमें 5 भी होगा और 2 भी होगा। ये चीज़ समझ आई? देखो, n फैक्टोरियल हमेशा इवन होगा जब n की वैल्यू कितनी हो? 2 या 2 से अधिक हो, और n फैक्टोरियल हमेशा 0 पे एंड होगा यदि n की वैल्यू क्या हो? 5 से या 5 से ज़्यादा हो। 5 या 5 से ज़्यादा, कि 6 लोगे तो भी 5 आएगा, 7 लोगे तो भी 5 आएगा और 2 आएगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पूछा जाता है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, या किसी फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, वो कैसे निकालते हैं? आप देखो कि भाई ज़ीरो कैसे बनता है, कि ज़ीरो के लिए आपको एक ही चीज़ नंबर होना चाहिए, 2 इंटू 5। ठीक है, अब कंसेप्ट समझते हैं। देखो, फर्स्ट नंबर लिखा मैंने 5 फैक्टोरियल, अगला नंबर लिखा 7 फैक्टोरियल, अगला नंबर लिखा 10 फैक्टोरियल, अगला नंबर लिखा 15 फैक्टोरियल। एक बार कंसेप्ट समझना, इनमें पूछा नंबर ऑफ जीरोस बताओ कितने होंगे। पहले फैक्टोरियल बना लूँ, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा? 7 इंटू 6 5 4 3 और 2 इंटू 1, 10 इंटू 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, ये जो फैक्टोरियल थे मैंने सब में लिख दिया। बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस के लिए मुझे क्या चाहिए? देखो, 5 चाहिए, और 2 तो मुझे हर दूसरा नंबर 2 दे देगा। देखो, ये 2 4 6, हर दूसरा अल्टरनेट नंबर में मुझे 2 मिल जाएगा। तो मुझे नंबर क्या ढूंढने हैं? मेरे पास कितने 5 है, और जितने 5 मिलेंगे मुझे फैक्टोरियल में उतने ही 0 होंगे। तो इसमें 5 कितने हैं? 1। तो 5 फैक्टोरियल में 0 की संख्या कितनी हो गई? 1। अब देखो 7 फैक्टोरियल में कितने हैं, कि 2 तो मुझे हर अल्टरनेट नंबर 2 मिल जाएगा, 2 4 6। अभी 5 कितने हैं, कि 2 इंटू 5 होगा तभी 0 बनेगा। तो यहाँ पर भी 5 कितना है? 1। 10 फैक्टोरियल में 5 कितने? देखो, 1 5 यहाँ पर है, और 1 क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल में 10 में भी 1 5 होता है। 10 क्या होता है? 2 इंटू 5। तो 1 5 और 1 5 ये कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरोस 2। ठीक है, अब 15 में देखो 5 कहाँ कहाँ मिलेंगे? एक तो 5 यहाँ मिल गया, एक 10 में और एक 15 में। तो 15 फैक्टोरियल में 0 की संख्या कितनी हो गई? 3। तो बताओ हर बार अपन मैनुअल कैलकुलेट करेंगे क्या? नहीं कर सकते, कि हर बार मैनुअल कैलकुलेट, भाई छोटा नंबर है 20 तक अपन लिख लेंगे, 30 35। यदि वो बोला 200 फैक्टोरियल में 0 की संख्या बताओ, 400 फैक्टोरियल में 0 की संख्या बताओ, तो कैसे करेंगे? हर बार तो अपन लिखना, यदि 500 फैक्टोरियल को आप पेपर पे लिखना चाहोगे तो आपका पेपर एग्जाम खत्म हो जाएगा, बट वो क्वेश्चन खत्म नहीं होगा। तो फिर क्या करते हैं उस केस में? देखो कि जो भी फैक्टोरियल दे रखा है उसको अपन क्या करते हैं, जैसे एलसीएम निकालते हैं ना, फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो 5 फैक्टोरियल में 5 का भाग कितनी बार गया? 1। 7 फैक्टोरियल में 5 का भाग कितनी बार गया? 1। 10 को फिर फैक्टराइज किया 5 से तो कितनी बार हो गया? 2। 15 को फैक्टराइज किया 5 से तो कितनी बार गया? 3। अब देखो जितनी बार भाग जा रहा है, मतलब शेष 5 से छोटा आ रहा है, वही आपका आंसर हो गया। यहाँ क्या आंसर हो गया? 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, 100 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या बताओ। तो क्या करेंगे अपन? 100 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 20। ठीक है, फिर 20 में 5 से भाग देंगे, कितनी बार गया? 4। अब जा सकता है क्या? तो जितनी बार भाग गया उन सबको ऐड कर दो, तो कितनी संख्या हो गई? 24।
बताओ 500 फैक्टोरियल में जीरो की संख्या बताओ, तो क्या करेंगे अपन फिर से 500 में 5 का भाग देंगे, कितनी बार गया 100, फिर 5 का भाग दिया कितनी बार गया 20, और फिर 5 का भाग दिया 4। क्या ये अब जा सकता भाग? नहीं, तो इन तीनों को ऐड कर दो। नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गए 124। बताओ कोई क्वेश्चन ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी? यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आता है भाई पर्टिकुलर फैक्टोरियल दे दिया भाई इस एन फैक्टोरियल में नंबर ऑफ जीरोस की संख्या बताओ, तो भाई 5 से अपन डिवाइड करते जाएंगे जब तक डिवाइड करेंगे उनको नंबर को कि नंबर सिंगल डिजिट में या 5 से छोटा नहीं आ जाए। ठीक है, आगे बढ़े, अगली चीज़ देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैंने बोला भी है भाई, क्लास में बोलता भी हूँ ये चीज़ कि मैथ्स के लिए संजीवनी से कम नहीं है। क्यों? कि आप कोई भी क्वेश्चंस करोगे क्या करोगे, या तो उसको जोड़ करोगे या गुणा करोगे या घटाओगे या फिर डिवाइड करते हो, तो आपको ये चीज़ पता होती है कि भाई यूनिट डिजिट या इकाई अंक किससे आता है। नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो, ये कंसेप्ट देखो, एक नंबर है 315,168 प्लस 392, इसका इकाई अंक कैसे आएगा? देखो इसको कैसे सिंपल ऐड करते हैं अपन, 31 हो गया, 5168 और 392। इकाई का अंक किससे आता है? देखो इन तीन नंबर से ही आएगा। नंबर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी ऐड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि मैं इस नंबर में देखो यहाँ लिख देता हूँ 75324, और यहाँ लिख देता हूँ 98763, कुछ भी ले लो कि मेरा इकाई का अंक किससे डिसाइड हो रहा है कि जो नंबर का इकाई अंक है 1 और 8 कितने हो गए 9 और 2 11, 11 का क्या लेना 1, तो इस सम का आंसर 1 पे एंड होएगा। ये चीज़ क्लियर है आपको? तो मैं इकाई अंक के लिए मुझे क्या चाहिए, केवल और केवल इकाई अंक ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। चाहे गुणा हो, घटाना हो, जोड़ हो, भाग हो, कुछ भी हो। यदि इकाई अंक के कंसेप्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट की चीज़ क्या है कि नंबर की लास्ट डिजिट क्या है। यदि वो चीज़ आपको पता है तो बाकी कोई भी क्वेश्चन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या चीज़ फिर आगे आएगी ये चीज़। फाइंड द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के लिए मैंने बोला है कि भाई अपन क्या चीज़ देखते हैं, केवल और केवल लास्ट डिजिट देखेंगे। 3 5 0 5 और 4। मुझे बाकी नंबर को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐड करना है, 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 और 0 0, फिर 8 5 13, 13 और 4 कितने हो गए 17, 17 का 7, मेरा आंसर आ गया। मुझे बाकी जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या चीज़ है यूनिट डिजिट में, केवल और केवल मैं देखता हूँ इकाई अंक 3 5 0 5 और 4। ठीक है, सबको ऐड कर दिया, 9 5 14 और 3 17, 17 का 7 ले लिया और यही मेरा आंसर हो गया। तो ये चीज़ समझ आई कि यूनिट डिजिट में अपन किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल इकाई अंक ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीज़ नंबर अपन को देखना ही नहीं है। देखो फिर एक अगला क्वेश्चन पूछा है कि 676 इंटू 543 इंटू 19 का इकाई अंक क्या होगा। नंबर को पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, एक ही चीज़ गोल्डन रूल है, इकाई अंक देखने के लिए सिर्फ अपन क्या देखेंगे, इकाई का अंक ही क्या है, वही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यदि मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूँ आपको 6 इंटू 3 इंटू 9, इन तीनों को गुणा करो और बताओ इकाई अंक क्या है, और या फिर क्वेश्चन ये हो तो भी एक ही चीज़ है, इकाई अंक सिर्फ किससे आएगा, इकाई अंक से। क्लियर है? 6 इंटू 3 कितना हो गया 18, 18 का 8 ले लेता हूँ, 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, इकाई अंक क्या हो गया 2। चाहे लेफ्ट हैंड साइड से गुणा करो या राइट हैंड साइड से करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 9 इंटू 3 कितना होता है 27, का कितना होता है 7, और 7 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 42, का क्या आएगा 2। आंसर हमेशा सेम आएगा, मेथड चाहे आप राइट से यूज़ करो चाहे राइट लेफ्ट से, कोई फर्क नहीं पड़ना। और इकाई अंक हमेशा किससे आएगा, इकाई अंक से। ठीक है, देखो अगली चीज़ फिर पूछा है फाइंड द यूनिट डिजिट। कैसे करते हैं, इकाई अंक निकाल लो, 5 इंटू 1 इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0। क्यों चेक नहीं करेंगे, किसी भी संख्या को आप 0 से गुणा करोगे तो अंत में 0 ही आता है। ये चीज़ क्लियर है, बहुत बेसिक रूल है ये, कि आपको बाकी चीज ही नहीं करना कि भाई दूसरी क्या डिजिट है। यदि कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका इकाई हमेशा 0 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। अब देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है,
साइक्लिसिटी ऑफ द यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक की चक्रियता क्या होती है। पहले ये कंसेप्ट देखते हैं। मैं बोलता हूँ कोई भी नंबर, चक्रियता का मतलब क्या समझते हो, साइकिल का मतलब क्या समझते हो, कि एक ऐसा चक्र एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपस में रिपीट होने लग जाए, उसी को बोलते हैं चक्र, एक साइकिल। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम बाद आपस में डिजिट फिर रिपीट हो जाए। देखो क्या होता है साइक्लिसिटी का रूल, डिजिट अपने आप में कितने टाइम बाद रिपीट होती है। देखो एक नंबर देखते हैं, एक से स्टार्ट करते हैं, एक, एक मिनट रुको ना, एक से स्टार्ट करते हैं। अब एक को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक को एक से गुणा करेंगे, फिर एक से गुणा करेंगे, फिर एक से गुणा करेंगे। मतलब यदि एक और एक आपस में गुणा हो रहे हैं तो हमेशा इकाई अंक क्या होएगी, एक होएगी, ठीक है। अब दो के बारे में देखते हैं। देखो दो को आप किससे गुणा करोगे, दो से, तो कितने हो जाएगी अगली डिजिट, चार। फिर दो से गुणा करोगे तो अगली क्या हो गई, आठ। फिर 16, फिर क्या हो गई, 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256, फिर 512। अब देखो ये डिजिट की साइकिल कहाँ पे रिपीट हो रही है, देखो इसकी डिजिट क्या हो गई, 2, 4, 8 और ये 6, फिर 2, 4, 8 और ये 6, फिर क्या आएगी, 2, 4, 8 और 6। तो दो की साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2, 4, 6 और ये 8। ये डिजिट यदि दो को आपस में अब आप गुणा करोगे, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ऐसे आप मल्टीप्लाई करते जाओगे तो दो कितने बार रिपीट होने लगेगी, मतलब हर पांचवा नंबर वापस दो आ जाएगा, हर पांचवा नंबर चार आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, देखो दो से दो आ रहा है, फिर चार, फिर आठ, छः नंबर, ये दो की साइकिल कितनी हो गई, हर चौथी चार डिजिट के बाद वापस दो, फिर उसी पैटर्न में रिपीट होने लग जाएगा। ऐसे तीन की चेक कर लेते हैं। देखो क्या होते हैं तीन की, फर्स्ट तीन हो गई, तीन को तीन से गुणा किया तो क्या आ गया, 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ की साइकिल क्या हो गई, 3, 9, 7, 1 और फिर 3। तो तीन की साइकिल क्या हो जाएगी, 3, 9, 7 और 1। मिटा दो आगे। अब देखो चार के चेक करो, 4, 16, 64 और फिर कितना हो जाएगा, 100, सॉरी 256, 256। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4, 6, 4, 6, 4, 6, ये पैटर्न चल रहा है। तो चार की साइक्लिटी क्या हो जाएगी, 4 और 6, ठीक है। फिर पाँच की देखो, पाँच को आप किसी भी संख्या से पाँच से गुणा कर दो तो क्या आता है, 5, 25, 125, 625। तो पाँच का क्या हर बार क्या रह रही, पाँच पाँच ही आएगा यूनिट डिजिट। तो पाँच की क्या हो गई, सिंगल डिजिट पाँच रहेगा। छः का देखो, 6, 36, 216, हर बार क्या रह रहा, डिजिट सेम रह रही है। तो छः की क्या हो गई, छः। सात का देख लो, 7 गुण 50 और ये कितना हो जाएगा, 343, 7, 21। ठीक है। अब सात का क्या, फिर वापस सात को किससे गुणा करना है, एक।
आपको बाकी नंबर भी नहीं देखो तो 7 को किससे गुणा किया, 7 से तो 9 आ गया, 9 को 7 से करेंगे तो 63, 3 आ गया, फिर 3 को 7 से गुणा करोगे तो 21, फिर 1 को गुणा करोगे तो 7। तो इसकी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगी, 7, 9, 3 और 1। 8 का देखो, यहाँ लिख देता हूँ, 8 का हो जाएगा आपका 8, फिर 64, 32, 16 और ये 9 का देखो, 9 9 81, 9 81, फिर 9, तो यही हो जाएगा 9 और 1, 0 का 0। ये चीज़ समझ में आई, साइक्लिसिटी क्या हो गई। यदि मैं बोलता हूँ इन नंबर की पावर कर दूँ 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की कितनी भी पावर कर दो तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो 2 की पावर कितनी भी कर दोगे, 2 की पावर आपको पता करना है भाई कि कौन सी साइक्लिसिटी पे क्या हो रहा है। ये 2 की पावर 1 रहेगी तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 रहेगी तो 4, 2 की पावर 3 पे 6 और 2 की पावर 4 पे क्या हो जाएगा, 8। तो साइक्लिसिटी मतलब है कि जितनी साइक्लिसिटी 2 की कितनी होगी, 4, तो जो भी पावर दे रहे उसमें कितने का भाग देंगे अपन, 4 का भाग देंगे, और जितना शेष आएगा उसके अकॉर्डिंग बोल देंगे यूनिट डिजिट क्या है। जैसे नंबर देखो, एक नंबर है 2 की पावर 37। अब 2 की पावर 37 की पावर निकालनी है, बताओ इसका इकाई अंक क्या आएगा, कैसे निकालेंगे। 37 में अपन क्या देखते हैं, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है, 2 की चक्रियता कितनी है, 2 की चक्रियता 4 है, 2 4 6 8, 4 है, तो इसमें अपन 37 में किसका भाग देंगे, 4 का। तो 4 का भाग देने पर शेष कितना बचता है, 9 बार चला जाएगा तो बचा क्या, 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, ये चीज़ समझ में आई। ऐसे ही यदि 3 की चक्रियता को अपन को पता है, 3 की चक्रियता कितनी होती है, 4 होती है, 3 9 7 1, इसके बाद ये डिजिट वापस आपस में रिपीट हो जाएगी। तो 3 की पावर कुछ भी दे रखी है, अपन क्या करेंगे, उस पावर में 4 का भाग देंगे, जितना शेष बचेगा उसके अकॉर्डिंग अपन डिसाइड कर लेंगे। यदि 3 की पावर 1 है तो 3 आ गया, 3 की पावर 2 पे 9, और 3 की पावर 3 पे 7, और 3 की पावर 4 पे 1 है। अब देखो 4 के केस में क्या है, 4 की चक्रियता सिर्फ 2 ही है, 4 और 6। अपन को पता करना 4 कब आता है, 6 कब आता है। देखो 4 की पावर 1 कितना हो गया, 4, 4 की पावर 2 कितना हो गया, 16, ठीक है। 4 की पावर 3 कितना हो गया, 64, 4 की पावर 4 कितना हो गया, 256। अब देखो 4 6 4 6, 4 कब आ रहा है, जब पावर क्या है, विषम, मतलब जब ओड पावर है आपकी, 4 की पावर ओड रहेगी तो आपका इकाई अंक क्या आएगा, 4। और जब 4 की पावर क्या है, इवन या सम है तो क्या आता है, 6। यदि कोई भी नंबर दे रखा है 4 की पावर पे, यदि वो पावर ओड है तो क्या आएगा, 4, और यदि वो पावर क्या है, इवन है, तो इकाई अंक क्या आएगा, 6। और 5 पे कितनी भी पावर आ जाए यूनिट डिजिट क्या आएगी, 5। और 6 के केस में वही सेम चीज़ है, रिपीट होता है हर बार, तो 6 ही रहेगी। 7 की कितनी हो गई साइक्लिसिटी, 4 बार है, तो वही 4 का भाग देंगे और शेष पल चेक करेंगे रिमाइंडर कितना है। यदि अकॉर्डिंग 4 7 की पावर 1 होगी तो 7 शेष इकाई अंक 7 आ जाएगा। यदि 7 की पावर 2 है तो इकाई अंक 9 आ गया, और 7 की पावर 3 पे इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3। ऐसे ही 4, 8 के केस में 4 हो जाएगा, और 9 का चेक करना तो 9 में सेम वही कंसेप्ट क्या लगाएंगे, यदि 9 की पावर 1 या 3 5 या 7 जो भी हो, मतलब ओड होगी, तो आंसर क्या आएगा, इकाई अंक कितना आएगा, 9। और यदि पावर इवन होगी या फिर बोलते हैं सम संख्या होगी तो इकाई अंक क्या आएगा, 1। और 0 की पावर कुछ भी हो, कितनी भी पावर हो, आंसर क्या आएगा, इकाई अंक 0। ये कंसेप्ट क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ें, क्वेश्चंस करते हैं। देखो 2 की पावर 35 का अंतिम अंक या लास्ट डिजिट बताओ। कैसे चेक करेंगे 2 की पावर 35, 2 की पावर 35 आपको पता है 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4, मतलब जितनी साइक्लिसिटी होगी उसका भाग देना होगा। तो 35 में 4 का भाग देने पर शेष कितना बच रहा है, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 की पावर जो होगी
वही इसका इकाई अंक होगा। कितना हो जाएगा? 8। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 8। बताओ पूरा अपन ने मल्टीप्लाई किया है क्या? नहीं। इसलिए बोलते हैं यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है और इस साइक्लिसिटी का कंसेप्ट पता है कि भाई इसकी साइकिल कितनी हो रही, कितने टाइम बाद अपने आप को रिपीट करेगी डिजिट्स। ठीक है, तो मुझे पता था कि 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, तो मैंने 35 में किसका भाग दिया? 4 का। तो शेष कितना बचा? 35 में 4 का भाग देने पर 3 शेष बचा। तो जो 2 की पावर 3 की जो इकाई अंक होगा वही इस क्वेश्चन का इकाई अंक होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो फिर क्या बोला? फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12 की पावर 78। तो एक चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बोल दी, भाई क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, इकाई अंक सिर्फ और सिर्फ किससे आता है? इकाई अंक से। तो मैं इसको 12 की पावर 78 पढ़ने के बजाय क्या पढ़ूंगा? 2 की पावर 78। ये चीज़ क्लियर है कि इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ किससे डिसाइड होता है? इकाई के अंक से ही होता है। तो मुझे पहले की डिजिट से कोई मतलब नहीं है कि वो 1 2 3 कितना बड़ा है। तो आपको नंबर देख के घबराना नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट यही है जो आपने पढ़ा है कि भाई मुझे इकाई अंक चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? इकाई अंक का ही चेक करूंगा कि 2 की पावर 78 का बताओ इकाई अंक क्या होगा। 78 के कैसे चेक करेंगे? 2 की चक्रिता 4 होती है, मतलब 2 के नंबर 4 डिजिट बाद आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो 78 में 4 का भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा ये? बताओ, 19 बार चला जाएगा। 76, 2 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। बताओ क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत होनी चाहिए थी इसमें? नहीं। 4 का भाग देके देख लिया, ठीक है, 2 शेष आ गया। तो 2 की पावर 2 पे जो इकाई अंक आएगा वही इस क्वेश्चन का इकाई अंक आएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 की पावर 47 और 7 की पावर 52 का अंतिम याद, दोनों में प्लस दे रखा है। तो क्या करना है? पहले तो अपन करेंगे भाई 3 की पावर 47 को सोल्व कर लेते हैं और फिर 7 की पावर 52 को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को लिख लेता हूँ मैं। देखो 3 की पावर 47 प्लस 7 की पावर 52। अब देखो 7 की पावर 52 और 3 की पावर एक एक सोल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 47, बताओ 3 की पावर 47 है और 3 की चक्रिता कितनी है? 4। तो 3 की चक्रिता 4 है, तो मैं 47 में 4 का भाग दूंगा, शेष कितना बचेगा? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 3 की पावर 3 प्लस 4 का भाग 52 में जाएगा क्या? ठीक है, बिल्कुल जाएगा। तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो नहीं लिखते, जब भाग पूरा चला जाता तो अपन क्या लिखते हैं? 4। ठीक है, 3 की पावर 3 कितना हो गया? 7। और 7 की पावर 4 कितना हो गया? बताओ, ये हो जाएगा आपका 1। 7 की चक्रिता पता है क्या होती है? 7 9 3 1। ठीक है, 7 की पावर 4 है, या 0 बोल दो या पावर 4 बोल दो, तो वहाँ क्या आता है का एक अंक? 1। तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। तो क्वेश्चंस को आप कितना भी घुमा दो, आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो आपको कोई आंसर आने से नहीं रोक सकता। 47 में 4 का भाग दिया, शेष कितना बचा? 3। और 52 में 4 का भाग पूरा चला गया, तो आपको यदि कई क्वेश्चन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो 7 की पावर 0 कर देते हैं, किसी की पावर 0 कितना होता है? 1। तो भी आंसर ही आ जाता। ठीक है, बट 0 गलत होता हो, आंसर यहाँ मैच हो जाता। तो 7 की पावर जब भी भाग पूरा पूरा चला जाए तो अपन वहाँ 0 नहीं लिखते, बदला क्या लिखते हैं? 4। ठीक है, ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़े। देखो यूनिट डिजिट, एक एक्सप्रेशन दे रखा है और उसकी यूनिट डिजिट पूछा है। तो एक चीज़ बताओ, नंबर क्या दे रखा है? देखो 5 की पावर बहुत बड़ा नंबर दे रखा है, नंबर देख के घबरा जाते हैं, क्वेश्चन आंसर छोड़ देते हैं। नहीं, 5 की पावर कुछ भी हो तो अपन को एक चीज़ पता है कि भाई 5 की पावर कुछ भी हो, कि 5 की चक्रिता हमेशा एक ही होती है, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा? 5। और ऐसा ही अपन ने 6 के केस में पढ़ा था, 6 की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या रहेगा? 6। अब सोल्व क्या करना है अपन को? 3 की पावर 54 सोल्व करना है। 3 की पावर 54 सोल्व करना है, तो मतलब 3 की चक्रिता 4 है
और 54 में जब 4 का भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 5 + 6 + 3 की पावर 2। ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 5 + 6 + 9, तो 9 6 15 5, क्या आ गया? 0। बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? कुछ होनी भी नहीं चाहिए थी। नंबर कितना भी बड़ा हो, नंबर देख के घबराना नहीं है। ठीक, कंसेप्ट पता है आपको भाई, कंसेप्ट तो आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। 3 की पावर 40 का अंतिम अंक बताओ। वही सेम चीज़ है, 40 में किसका भाग देंगे अपन? 4 का। 4 पूरा चला जाता है, जब भाग पूरा चला जाता है तो 3 की पावर क्या लिखेंगे अपन? 4। 3 की पावर 4 कितना होता है? इकाई अंक होता है 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन देखो, गुणनफल दे रखा है, पहले वही चीज़ इकाई अंक निकाल लो और फिर गुणा कर दो। 1 की पावर कितनी भी हो, आंसर क्या आता है? 1। इकाई अंक इसका 1 आ गया। अब 7 की पावर कितनी है? 153। ठीक है, तो 7 की पावर 153, 153 इंटू 1, कितनी बार जाएगा भाग? ये हो जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 12, 3 32, 1, 7 की पावर 1 इंटू 1, तो क्या हो जाए? 7 इंटू 1। आंसर क्या आ गया आपका? सीजीएल मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन है ये। क्या दिक्कत थी? कुछ भी नहीं, देखो प्लग झपकते आंसर आ गया। इसको सोल्व ही नहीं करना था। 1 की पावर कुछ भी हो, मुझे पता है यहाँ यूनिट डिजिट क्या नहीं, 1, और नंबर बड़ा था तो मुझे एक चीज़ पता है कि भाई इकाई अंक के लिए और सिर्फ मुझे एक ही डिजिट देखनी होती है, कौन सी? लास्ट डिजिट। तो 7 की पावर कितनी है? 153, और 7 की चक्रिता या साइक्लिसिटी कितनी है? 4। तो मैं इसमें 4 का भाग दिया तो शेष कितना बचा? 1 बचा। और 4 की डिजिटलिटी आपने पढ़ी थी तो वो भी आप यूज कर सकते हो, पूरा 153 में भी चेक नहीं करते कि 4 के लिए अपन क्या चेक करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं कि 53 में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 52 तक जाता है तो 1 शेष बचता। तो 7 की पावर कितनी हो गई? 1, तो मतलब 7, और 7 इंटू 1 क्या हो गया? 7। क्या दिक्कत थी? क्वेश्चन यदि कंसेप्ट देखो, ट्रिक कहाँ से बनती है? बोलते हैं ट्रिक हर चैप्टर में अलग से ट्रिक पढ़ाते हैं, मैं वो नहीं पढ़ाता। मैं बोलता हूँ यदि आप 2 टॉपिक को एक साथ मिक्स जब करने लग जाओगे ना, ट्रिक अपने आप बन जाएगी। यहाँ पे क्या डिविजिबिलिटी का कहीं कंसेप्ट पूछा है क्या? नहीं। तो बट मेरे दिमाग में क्लिक किया, भाई 4 का भाग दे रहा हूँ तो मैं क्यों ना 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ। तो 4 के लिए क्या करते हैं? लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। मैं पूरा 153 में भी चेक नहीं करा, केवल 53 में भाग दिया 4 का, शेष कितना बचा? 1। वही शेष 7 पे, तो मतलब 7 की पावर 1 हो गया, है ना चीज़? ठीक है, आगे बढ़े। देखो क्या दे रखी है, एक डिजिट दे रखी है 6 की पावर 256 और 4 की पावर 256, यूनिट डिजिट बताओ। सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या है? 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आना है? 6। ये क्लियर है आपको? और 4 के केस में अपन ने 2 कंसेप्ट देखे थे, क्या? यदि 4 की पावर क्या है? ओड हो या विषम हो, तब इकाई अंक क्या आता है? 4, और सम होने पे क्या आएगा? 6। तो ये नंबर 256 क्या है? सम संख्या, एक इवन नंबर है, तो इकाई अंक क्या आएगा? 6। 6 में से 6 गया तो क्या गया? 0। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, बताओ क्या टाइम लगा? हार्डली 1 या 2 सेकेंड। 6 - 6 0, आंसर ऐसे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। व्हाट इज द यूनिट डिजिट? एक नंबर दे रखा है 4 बहुत बड़ा, और पूछा है आपसे यूनिट डिजिट बताओ। तो सिंपल, पहले सिंपल कर लेते हैं। देखो क्या है, 7 की पावर कितनी है? 7 की चक्रिता कितनी है? देखो 4। 9 की कितनी है? 4। 4 की, 4 की चक्रिता इवन और ओड से काम हो जाएगा, 2 की चक्रिता 4 है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, सॉरी 7 की पावर 1 इंटू 9 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 इंटू, देखो 4 की पावर क्या है? इवन, और 4 की पावर जब इवन होती है तो क्या जाता है? 6, और 2 की पावर कितनी हो गई यहाँ पर?
भाग पूरा चला जाएगा तो 2 की पावर 4। सोल्व करते जाते हैं 1 बाय 1। ये कितना हो गया 7। 9 की पावर 3 कितना हो गया बताओ। 9 की पावर 3, 9 की चक्रिता कितनी होता है 2 ही होती है। 9 1 9 1 9 1। यदि पावर विषम है तो कितना आ जाएगा 9 और इवन होने पे 1 इंटू 6 और 2 का कितना हो जाएगा 2 की पावर 4। एक मिनट रुकना, 2 की पावर 4 में कितना होता है 6। अब देखो 6 इंटू 6 6 और 9 इंटू 6 कितना हो गया 54 का 4 और 7 इंटू 4 28। 28 का कितना आ गया 8। यूनिट डिजिट क्या आ गई 8। बताओ क्या दिक्कत थी। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो 4 और 9 में तो वही सिंपल ऑड इवन का कंसेप्ट लग जाता, तो 2 में सोल्व करना था 7 और 2 पे। 9 की पावर क्या है यहाँ पर 9 की पावर है आपकी ओड। तो ओड जब भी पावर होगी तो 9 का इकाई अंक क्या आ जाएगा 9। और 4 की पावर इवन है तो यहाँ कितना आ गया 6। 9 इंटू 6 4। तो दोनों को कंबाइंड भी ला सकते थे आप, कितना आ जाता 7 इंटू 4 इंटू यह आ जाता 6। तो भी आंसर कितना आता 7 चौक 28, 28 इंटू 6 48। 48 का कितना आता 8 इकाई अंक। तो भी आंसर अपन टिक करते वही। ट्रिक बहुत सारी है, मेथड आपको आने चाहिए कि कोई कौन सा मेथड कहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बताओ फाइंड द प्लेस डिजिट ऑफ द 194 और 294। पावर दे रखी है अलग अलग। ठीक है, वही सेम चीज़ 4 की चक्रिता क्या है चेक करते हैं। 4 में 2 ही आते हैं, 4 6 4 6 यही चलता है। नंबर देखेंगे कौन सा है इवन है कौन सा ओड है। 4 की पावर कितनी है यहाँ पर इवन, और जब 4 की पावर इवन होती है तो क्या आता है आंसर 6। और 4 की पावर जब ओड होगी तो इकाई अंक का अंक क्या आएगा 4। ठीक है, दोनों का सम पूछा 6 + 4 कितना होता है 10। आंसर क्या आ गया 0। बताओ क्या दिक्कत थी इस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट था, बस ओड और इवन देखा और आंसर आ गया। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट इन द एक्सप्रेशन 159 की पावर 144 प्लस 114 की पावर 123 माइनस 110 की पावर 510 प्लस 213 की पावर 25। सिंपल सिंपल बना लेते हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ सिंपल दिख रही है क्या है कि 0 की पावर कुछ भी करो क्या आता है 0। 3 की पावर कितनी है एक चीज़ देखो क्या है 25, और वही चीज़ 3 की चक्रिता कितनी 4। तो 25 में 4 का भाग देने के लिए क्या करेंगे 25 में भाग देंगे तो क्या हो गया 3 की पावर 1। 4 की पावर क्या है ओड या इवन, ओड है तो क्या आएगा 4। 9 की पावर क्या है ओड या इवन, 9 की पावर है आपकी इवन तो क्या आएगा 1। ठीक है, 1 + 4 माइनस प्लस ये हो गया आपका, तो क्या हो जाएगा देखो 1 + 4 कितना हो गया 5। 5 में से 0 गया फिर 5, 5 में क्या जुड़ गया 3, तो क्या आ जाएगा आंसर 8। बताओ क्या चीज़ थी। क्वेश्चन देख के नहीं घबराना, बहुत बड़ा हो लेंदी दे रखा आपको, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है 82 की पावर 102 प्लस 183 की पावर 103। तो मैंने एक चीज़ बोल रखी है कि भाई यूनिट डिजिट का क्वेश्चन हो तो अपन क्या देखते हैं केवल और केवल लास्ट के डिजिट देखेंगे। 2 की चक्रिता कितनी है 4 और 3 की भी कितनी है 4। तो 102 में 4 का भाग देने के लिए क्या करेंगे लास्ट की 2 डिजिट में भाग दे लो, जो शेष बचेगा 2 की पावर कितना हो गया 2 प्लस 3 की पावर कितना हो गया 3। दोनों को ऐड कर दो, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 और 3 की पावर कितना होता है 7। तो 4 और 7 कितना हो गया 11। 11 का कितना 1। बताओ क्या चीज़ दिक्कत थी, नहीं कुछ होने भी नहीं चाहिए थी। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर या शेषफल की अवधारणा क्या है।
ये आप क्लास सेकेंड ऑनवर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो। डिविजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, क्वेश्चन क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो सेकेंड या थर्ड ऑनवर्ड्स ये टॉपिक पढ़ता हुआ नहीं आ रहा, ठीक है। बट जो चीज़ अपन क्लास सेकेंड ऑनवर्ड्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर उसके क्वेश्चन अपन से क्यों नहीं होते। कोई भी ऐसा कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है जो नंबर सिस्टम का हो और रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट नहीं पूछे। तो क्वेश्चन नहीं बनने का रीज़न क्या है वो अपन देखते हैं, और इसी चीज़ जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसी को वन बाय वन एक बार कंसेप्ट पूरा आपको समझाता हूँ, और फिर देखते हैं कि आपका रिमाइंडर थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन कैसे नहीं बनते, ठीक है। बेसिक चीज़ आपको 4 वर्ड पता होना चाहिए, इनके मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं डिवाइजर या भाजक क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी संख्या जिससे अपन दूसरी संख्या को डिवाइड करेंगे। भाजक मतलब किसी संख्या का भाग देंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लो, 10 में अपन 3 का भाग दे रहे हैं, तो जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो क्या होगा, डिवाइजर और या फिर भाजक। किस संख्या में भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य या फिर डिविडेंड। मतलब जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसको बोलते हैं भाज्य या फिर डिविडेंड। और जिस संख्या का जितनी बार भाग जाएगा, भाग कितनी बार गया, 3 बार, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट या फिर भागफल। जितनी बार भाग जाएगा उसको बोलते हैं भागफल या क्वोशिएंट, ठीक है। भाग कितनी बार गया, देखो 3 का भाग 10 का 3, 10 में 3 का भाग 3 बार गया तो कितना आ गया, 9। तो शेष क्या बचता है, मतलब भाज्य में से आप में से 9 घटाओगे तो शेष क्या बच रहा है, 1। इसी को बोलते हैं रिमाइंडर, शेष पर। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसी से आपको थ्योरम बनती है। देखो रिमाइंडर क्या है, जिस संख्या का अपन 3 का भाग दे रहे थे 10 में, कितनी बार गया, 3 बार, 9। तो ये 9 पूरा भाग नहीं गया, जो कुछ चीज़ एक्स्ट्रा रह जाती है उसी को बोलते हैं शेषफल। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे कि किसी पर्टिकुलर संख्या में पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो मिनिमम संख्या कितनी घटाई या जोड़ी जाए जिससे वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब यही संख्या एग्जाम्पल होता, 10 में से क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। पहले अपन भाग देते, 3 का भाग 10 में कितनी बार गया, 3 बार। शेष क्या बचा, जो रिमाइंडर है उसको मैं गायब कर दूं, शेषफल जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको गायब कर दूंगा, तो वो क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सारे बन जाएंगे। क्वेश्चन से अपन समझेंगे, कंसेप्ट याद रखना। वो क्वेश्चन जब भी पूछे आप किसी संख्या में से कितनी संख्या घटाए, तो आपको सबसे पहले यहाँ तक पहुँचना है, शेषफल क्या आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है। वो जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को घटा देंगे तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। एक फॉर्मूले के फॉर्म में देख लो क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, देखो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, मतलब 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 और प्लस रिमाइंडर, यही हो गया डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बराबर क्या होता है, डिविडेंड। भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये चीज़ क्लियर है। और एक चीज़ और याद रखना, आपका रिमाइंडर या शेषफल हमेशा किससे कम होगा, भाजक से कम होगा, इसके बराबर भी नहीं होगा। बराबर होगा तो भाग चला जाएगा पूरा, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ है, आपका रिमाइंडर हमेशा किससे कम होगा, भाजक या डिवाइजर से कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, शेषफल हमेशा भाजक से कम होता है, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ें नोट बना के लिख लो। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या दे रखा है, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम द क्वोशिएंट एंड 4 टाइम द रिमाइंडर, व्हाट इज द डिविडेंड इफ रिमाइंडर इज 45। आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में आपको पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट लगेगा ये कि भैया कैसे करेंगे, कि जो चीज़ अपन ने पढ़ी है भाई, किसी भी संख्या में अपन भाग क्या देते हैं, देखो ये चीज़ समझना। डी क्या हो गया आपका, डिविडेंड, और ये हो गया डिवाइजर, क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर। या यहाँ पर लिख दूं मैं, डी बराबर होता है आपका डी इंटू क्यू प्लस आर। ये चीज़ क्लियर है, आई चीज़ समझ। अब यहीं से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है, क्या होता है, डिविडेंड में अपन डिवाइजर का भाग देते हैं, भाज्य में अपन भाजक का भाग देते हैं, और ये क्या है, भागफल, जितनी बार भाग गया, और ये शेषफल। क्वेश्चन में जो चीज़ बोला गया वापिस से पढ़ते जाओ। देखो इसमें कोई चीज़ क्लियर कर दे रखी है क्या आपको, सबसे पहले दे रखी है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है आपका, 45। और क्या बोला है, देखो इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम किसका है, क्वोशिएंट का। क्वोशिएंट तो अपन को दे ही नहीं रखा, दे रखा है क्या, डिवाइजर 10 टाइम क्वोशिएंट है, और 4 टाइम किसका है,
4 टाइम द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 45, 45 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, इंटू 4 कर दो, कितना हो जाएगा 180। देखो 1 बाय 1 कड़ियाँ सारी जुड़ेगी। एक चीज़ समझना, फिर से क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है 45 और डिवाइजर दे रखा है आपका 4 गुना है रिमाइंडर का और 10 गुना किसका है, क्वेश्चन का। अब भाई रिमाइंडर मुझे 45 दे रखा है तो इसका 4 गुना करके मेरा यह क्या आ गया, आपका डिवाइजर कितना हो गया 180, और 180 10 गुना है किसका, क्वेश्चन का, तो ये 10 गुना तो क्वेश्चन कितना हो गया आपका 18। अब देखो डी आ गया, आर आ गया, क्यू आ गया, डी निकाल सकते हैं, कैपिटल डी बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, डी बराबर डी कितना हो गया 180 इंटू 18 प्लस 45, डी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 18 इंटू 18 3240 प्लस 45 क्या हो गया 3285, 3285। बताओ क्या थी क्वेश्चन में, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल बेसिक मुझे कंसेप्ट पता था जो अपन ने फर्स्ट देखा था ना, कि ये चीज़ समझना होगा भाई, डिवाइजर क्या होता है, भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या है, शेषफल क्या है। यदि ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो क्वेश्चन कितना भी घुमा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हर बार आएगा। ठीक है, देखो वही चीज़ पता थी कि क्या है, भाजक में भाज्य का भाग देंगे और ये क्या आ गया भागफल और ये शेषफल। एक चीज़ दे रखी, जो चीज़ अपन को क्लियर कर दे रखी वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करो, वापस से पढ़ना, 1 बाय 1 कड़ियाँ जुड़ती जाएगी और आंसर आता जाएगा, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पैटर्न पे। क्या दे रखा है, ए डिवीजन सम डिवाइजर इज 13 टाइम ऑफ क्वेश्चन एंड 6 टाइम ऑफ रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 39 देन डिविडेंड इज। ठीक है, वही सेम चीज़ वापस करते हैं रिपीट, कैपिटल डी में भाग किसका जा रहा है, डिविडेंड का, कितनी बार, क्वेश्चन क्यू बार और रिमाइंडर आर। क्या चीज़ दे रखी है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो, जो चीज़ दे रखी है ना वो सबसे पहले लिख दो। क्या दे रखा है, रिमाइंडर, शेषफल कितना दे रखा है 39, ये दे रखा है आपको 39, और क्या बोला है डिवाइजर मतलब स्मॉल डी 13 टाइम्स है, और किसका, क्वेश्चन का, और 6 टाइम किसका है, रिमाइंडर का। तो रिमाइंडर का 6 टाइम, तो मतलब इससे 6 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा डी, या तो ऐसे लिख दो 6 इंटू 39, और क्या बोला है 13 टाइम ऑफ क्वेश्चन, ये क्यू है, डी है जो किसका है, क्यू का 13 टाइम्स है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, डी बराबर 13 क्यू, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 इंटू 39 बराबर 13 क्यू, 13 का भाग कितनी बार 3 बार, ये कितना आ गया 18, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब देखो तो डी क्या हो जाएगा, कैपिटल डी हो गया आपका मतलब डिविडेंड या भाज्य, 6 इंटू 39 इंटू 18 प्लस 39। ठीक है, अब देखो कंसेप्ट समझना एक बार, 6 को 9 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 इंटू 9 54 का 4, और जब 4 8 से गुणा होएगा तो कितना होगा 4 इंटू 8 32 का 2। अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, यूनिट डिजिट का मेथड का कंसेप्ट लगा रहे हैं कि इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 6 इंटू 9 54 का 4 आ गया, फिर 4 इंटू 8 32 का 2 आ गया, और उसमें अपन क्या जोड़ेंगे 9, क्या आ गया आंसर। मेरा जो भी आंसर आएगा किस पे एंड होएगा, एक पे, कौन सा ऑप्शन है बताओ, क्या दिक्कत है। ट्रिक अलग से नहीं बन के आती, ट्रिक क्वेश्चंस में ही होती है। यदि आपको 2 टॉपिक का नॉलेज एक साथ आप कहीं भी कंबाइंड एफर्ट लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, वही आपके लिए ट्रिक है। कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं बता पाएगा भाई ये ट्रिक है मैं अलग से लेके आ, नहीं,
आपका सब्जेक्ट का नॉलेज आपको पता है कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ यूनिट डिजिट का मेथड आप कहीं पर भी लगा सकते हो, जहाँ पर भी ऑप्शन में दिखे कि सबके डिजिट अलग अलग है। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, या आप कैलकुलेट करोगे तो भी आंसर यही आएगा 4251, कोई फ़र्क नहीं आना उसमें, ठीक है। और एक चीज़ देखना, पहले यदि आप क्या करते, 6 × 39 करते, इसको सोल्व करते, फिर 13 का भाग देते तो भी आंसर 18 आता। मुझे एक चीज़ पहले ही दिख गई कि 39 और 13 में कुछ तो कनेक्शन बैठेगा। ये चीज़ यही आपका एग्जाम में क्या करता है, टाइम बचाता है, कोई दिक्कत नहीं। सेम वही कंसेप्ट था, देखो, डिविजर, डिविडेंड, क्वेश्चन, रिमाइंडर, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ये आपको बेसिक इसका स्ट्रक्चर पता है कि भाई शेषफल कैसे आता है, भाजक क्या होता है, तो रिमाइंडर के क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 38 क्वेश्चन इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13, द नंबर इज। इसमें काफ़ी कुछ क्लियर से दे रखा है। ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 38 मतलब 38 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया, डिवाइजर 38 हो गया। क्वेश्चन कितनी बार, 24, रिमाइंडर क्या है 13, तो डी क्या हो जाएगा आपका, देखो 38 इंटू 24 प्लस 13, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 912 प्लस 13, हाँ ठीक है। ये हो गया आपका डी बराबर 925, आंसर आ गया आपका 925। बताओ, कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन को करने में? सिंपल सा लॉजिक था कि 38 का किसी संख्या में भाग दे रहे हैं और कितनी बार भाग जा रहा, 24 बार, और शेषफल क्या आ रहा, 13। सेम वही कंसेप्ट लगाया अपन ने कि कैपिटल डी मतलब डिविडेंड बराबर हो गया आपका भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो एक चीज देखना, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया 912, और इसमें कितना ऐड कर दिया, जो शेषफल था 13, आंसर आ गया 925। मैं बोलता हूँ इस क्वेश्चन को मैं सोल्व किए बगैर भी कर सकता था। कैसे, वही यूनिट डिजिट का मेथड लगाता, 8 और 4 आपस में गुणा होते तो कितना आता, 2, और 2 में 3 जुड़ता तो क्या आता, 5। मेरा आंसर जो भी आएगा उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 5, तो भी मैं टिक कर देता। कोई दिक्कत थी क्या इसमें? नहीं, होनी भी नहीं चाहिए थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर सिस्टम सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम या फिर शेषफल प्रमेय। अभी तक स्टूडेंट को इस टॉपिक से बहुत डर लगता था और इसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, तो ये मेरी गारंटी, आज के बाद वो दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज के बाद मैं टॉपिक ऐसा समझा दूंगा आपको ये कि कभी रिमाइंडर थ्योरम का कोई क्वेश्चन आएगा आप चुटकियों में उसको सोल्व कर लोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, आपको क्या दे रखा है कि अलग अलग नंबर दे रखे हैं, नेमली A1, A2, A3 और AN को किसी डिवाइजर D से मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे एक अलग अलग रिमाइंडर प्राप्त होता है, R1, R2, R3 और Rn, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। और यदि रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट क्या बोलता है, यदि आप उन सभी नंबर को जोड़ के, मतलब A1, A2, A3 और AN जहां तक भी नंबर है सबको जोड़ के उसी डिविजर D का भाग दोगे तो जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वो नंबर रिमाइंडर बराबर होगा किसके, यदि अपन जो रिमाइंडर प्राप्त होते हैं अपन को R1, R2, R3 और Rn को जोड़ के भी अपन भाग देंगे तो भी दोनों केस में रिमाइंडर या शेषफल समान प्राप्त होता है या एक ही प्राप्त होता है। यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। क्या बोलता है, अलग अलग नंबर दे रखे हैं A1, A2, A3 और AN, उसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो, इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड कर रहे हो कॉमन डिविजर D से, तो आपको उसी क्रम में, मतलब यदि A1 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, R1, फिर R2, R3 और Rn। ये चीज़ तो बेसिक चीज़ बताया आपको, अलग अलग नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अलग अलग आता है। और रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, यदि आप उन सभी नंबर को A1 प्लस A2, A3 प्लस N सबको जोड़ के भी D का भाग दोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो बराबर होगा किसके,
यदि मैं जो रिमाइंडर आए हैं R1 प्लस R2 R3 प्लस Rn को जोड़ के भी मैं D से भाग दूंगा तो दोनों केस में भी मेरा सक्सेसफुल क्या आता है, सेम आता है। एग्जाम्पल से देखो समझते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं आगे कि 5 नंबर दे रखे आपको 31 32 33 34 और 35। एक कॉमन डिवीजर है आपका भाजक 6। इन पांचों नंबर को 6 से आप विभाजित करोगे तो सेसफल क्या आ रहा वो लिख देते हैं। अलग अलग सेसफल आएगा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या बोलती है कि भाई जो नंबर दे रखे हैं आपको, ये नंबर दे रखा है A1 A2 A3 A4 A5, नंबर को आप एक कॉमन डिवीजर D से डिवाइड करते हो तो आपको अलग अलग रिमाइंडर प्राप्त होते हैं। R1 मतलब R1 R2 R3 R4 R5। ये तो एक चीज़ हो गई। और रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, या तो मैं इस सभी नंबर को जोड़ के D का भाग दूंगा, जो मुझे रिमाइंडर प्राप्त होगा वो बराबर किसके होगा, जो अलग अलग रिमाइंडर आए हैं उनको जोड़ के भी यदि मैं 6 का भाग देता हूं तो भी रिमाइंडर दोनों केस में क्या आता है, सेम आता है। देखते चेक कर लेते हैं। इन पांचों नंबर का सम कितना हो गया आपका 165। 165 में किसका भाग देना है, 6 का। कितनी बार गया, 2 बार। कितना शेष आ गया 4 और ये 5। कितनी बार, अब ये 7 बार। कितनी बार, 42। 3 क्या आ गया आपका रिमाइंडर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। दूसरी चीज़ अपन कैसे कंफर्म करेंगे, मैं बोलता हूँ कि भाई सभी नंबर को जोड़ने पर उसी कॉमन डिवीजर D का भाग देते हैं, जो शेषफल आता है वो कितना है 3। और ये 3 बराबर आएगा यदि मैं इन सभी रिमाइंडर को भी आपस में जोड़ के 6 का भाग दूंगा तो भी ये बराबर होगा। देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 6, 6 4 10 और 15। मतलब 15 में कितने का भाग देना है, 6 का। कितनी बार गया, 12। 2 बार। रिमाइंडर क्या आ गया, सेम आ गया। देखो चाहे इन नंबर को आपस में जोड़ के 6 का भाग दो, जो या फिर नंबर नंबर देखो ये ऐसा क्यों करते हैं कि नंबर जैसे जैसे बड़े होंगे, ये तो क्या है समझने के लिए नंबर छोटे थे और आपको कैलकुलेशन इजी थी। जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे तो अपन को हर नंबर में इंडिविजुअल भाग देना या टोटल करके भाग देना बहुत फिजिबल नहीं है कंपटीशन की दृष्टि से। तो अपन क्या करते हैं, एक छोटा नंबर ले लेते हैं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं सबका भाई, कि रिमाइंडर निकाल के यदि मैं सभी रिमाइंडर को जोड़ के भी आपस में उस डिवीजर का भाग दूंगा तो भी मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, सेम ही आएगा। यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। क्या बोलता है कि अलग अलग नंबर है A1 A2 A3 A4, जहाँ तक भी नंबर है उसी को मैं किसी कॉमन डिवीजर D से डिवाइड करता हूँ तो मुझे अलग अलग रिमाइंडर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यदि जो नंबर में जिसको डिवाइड कर रहा था उन सबको आपस में जोड़ के भी मैं डिवाइजर का भाग दूंगा और मुझे उतना ही प्राप्त होगा जितना मुझे उन सभी रिमाइंडर को आपस में जोड़ के मैं उस डिवाइजर का भाग दूंगा। तो अपन क्या करते हैं, सभी जो नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े होते हैं, तो उसमें अपन पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं और रिमाइंडर सभी को आपस में जोड़ के फिर उसी डिवीजर का भाग दे देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या दे रखा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 38 प्लस 71 प्लस 85 इज डिवाइडेड बाय 16। आप ऐड कर लो तो भी वही रिमाइंडर आएगा, और या फिर आप पहले रिमाइंडर निकाल के उनको ऐड कर लो तो भी रिमाइंडर वही आएगा। देखो 38 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। रिमाइंडर कितना बच गया, 6। 71 में कितनी बार, 16 चौक 64, कितना बचेगा, 7। 85 16 टू 5 80 होता है, 5 शेष बचता है। तो सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 18। 18 में 16 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 1। रिमाइंडर क्या बचा आपका, रिमाइंडर आ गया 2। यही रिमाइंडर थ्योरम है। और यदि आपको ऐड करना है तो भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा, देखो क्रॉस चेक कर लेते हैं इसमें। 6 14 1 हो जाएगा 13, और ये हो गया 194। 194 को किससे डिवाइड करेंगे अपन, 16 से। कितनी बार जाएगा, 16 1, फिर 34, कितनी बार, 32। रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 2। बताओ, दोनों केस में रिमाइंडर सेम ही आएगा। तो सिंपल कौन सा है, पहले रिमाइंडर निकाल लूँ
उनको ऐड कर दो और फिर उसी डिवीजन 16 का भाग दे दो, रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। और या फिर इन सभी नंबर को क्या करो, ऐड करो फिर भाग दो, तो अभी रिमाइंडर क्या आएगा, दोनों केस में देखो रिमाइंडर सेम ही आएगा। यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम हुआ। आगे बढ़े, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 1661 प्लस 1551 प्लस 1331 प्लस 1221 इज डिवाइडेड बाय 20। अब 20 से रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, लास्ट की 2 डिजिट देख लो, पता लग जाएगा कि भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, 61 में 20 का भाग जाता है नहीं, 3 बार चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 1। यहाँ कितना बचेगा रिमाइंडर 11, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 11, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 1। सबको जोड़ दो कितना हो जाएगा, ये देखो 22 23 24 और 25। 25 में किसका भाग देना है 20 का, कितनी बार जाएगा 20 का भाग, 1 बार गया, शेष क्या बच गया 5। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत थी क्या, नंबर जोड़ना ही क्यों, रिमाइंडर थ्योरम यही तो बोलती है भाई, सबसे पहले मैं इनका रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, रिमाइंडर निकाल के सॉल्व करूंगा और जो सम किया उसी में डिवीजर का भाग दे दिया, रिमाइंडर आ गया, वही अपना आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अब यहाँ ऐड नहीं दे रखा, नंबर दे रखा है, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पूछा रिमाइंडर बताओ। क्या नंबर है 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 को आप जब डिवाइड करोगे 34 से तो रिमाइंडर बताओ। अब देखो पूरे नंबर में आप कैसे चेक करोगे, वही इंडिविजुअल वाला कंसेप्ट है, इंडिविजुअल से चेक कर लेते हैं कि 34 का अगला मल्टीपल कौन सा है। थोड़ा अप्रोच करते हैं, देखो 34 का अगला मल्टीपल होगा आपका 68। ये नंबर सब 68 के आसपास के ही दिख रहे हैं, तो मैं रिमाइंडर निकाल सकता हूँ 68 से जो जितने जितने ज़्यादा देख रहे हैं वही उनका रिमाइंडर आ जाएगा। 75 68 से कितना ज़्यादा है 7, इंटू 73 कितना ज़्यादा है 5, 78 कितना ज़्यादा है 10, 76 कितना ज़्यादा है 8। ठीक है, डिवाइड किससे कर रहे हैं 34। थोड़ा सिंपल और कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 35 इंटू 80 डिवाइड बाई कितना 34। अब देखो 35 में 34 का भाग देंगे या 34 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 1, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो तो वही आ जाती है, तो क्या हो गया 80/34। कितनी बार भाग जाएगा 2 बार जाएगा, 68, रिमाइंडर कितना बचेगा, ये रिमाइंडर बचेगा आपका 12। ये आ गया आपका आंसर। बताओ ये क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत नहीं। सेम वही कंसेप्ट भाई, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 34 निकाला मैं, 34 का नेक्स्ट मल्टीपल मुझे पता है क्या होता है 68 है। अब ये सारे नंबर 68 के आसपास ही है, जो डिफरेंस है वही उसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर निकाल लिया, 7 5 10 और 8 आपस में गुणा किया, थोड़ा सिंपल कर लिया, 35 इंटू 80 है, तो 35 में आप 34 का भाग दोगे तो शेष क्या बचता है 1, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो तो वापस वही रिपीट हो जाती है। अब चेक किस में करेंगे 80 में 34 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, 68, और 68 जाने के बाद 80 से डिफरेंस कितना है 12, वही आपका क्या आ गया आंसर। कोई दिक्कत थी नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो और यही थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम पड़ी थी, इसी को थोड़ा स्पेसिफाई या मॉडिफाई कर देते हैं, तो एक नई थ्योरम आती है। यदि कोई एक नंबर दे रखा a और उसकी पावर n है, नंबर देखना एक नंबर a है और उसकी पावर n है, उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं a-1, जो नंबर है उसी से एक कम से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, चाहे n की वैल्यू ओड हो या इवन। ऐसा क्यों, देखो क्या बोल रखा है, एक नंबर है a की पावर n को डिवाइड करोगे a-1, उसी नंबर से एक कम, तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, चाहे n इवन हो या ओड हो। देखते हैं एग्जाम्पल से क्या बोल रखा है, 64 की पावर 37, 64 की पावर 37 डिवाइड किससे कर रहे हैं 63। अब देखो ये क्या है 64 से a कम, इसको मैं a बोल देता हूं, और ये कितना हो गया मेरा a-1 और ये पावर n। इसी फॉर्मेट में नंबर बन रहा है
कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो मैं 64 में क्या भाग दूंगा, 63 का, कितनी बार जाएगा, 1। ठीक है, अब 1 की पावर कितनी है, 37। और या 1 की पावर में बोल दूं ओड रखो या इवन रखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता यदि n की वैल्यू ओड हो या इवन। कब, जब a डिवाइड हो रहा है किससे, a-1 से, इसलिए वो होता है हर बार 1। समझ में आई। 64 में मैं 63 का भाग दूंगा, कितनी बार गया, 1 बार। और 1 की पावर चाहे कितनी भी कर दो, ओड कर दो या इवन कर दो, आंसर तो क्या आएगा, वापस 1 ही आएगा। इसलिए जो अपन ने कंसेप्ट पहले देखा था वो यही था, यदि कोई नंबर a की पावर n है और नंबर क्या है, a से 1 कम है, a-1 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा रिमाइंडर आएगा आपका 1 ही आएगा। यही आपने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, कि रिमाइंडर अलग अलग निकाल के या टोटल से निकाल लो। रिमाइंडर निकालते अपन क्या करते थे, रिमाइंडर की पावर नहीं था उस टाइम, तो यहाँ पे पावर और आ जाएगी कि पावर कितनी भी हो, यदि 1 की पावर ओड हो या इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ क्लियर है। तो इसलिए अपना हर बार आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। निकाल लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो वही सेम कंसेप्ट, नंबर क्या है, a है और भाग किससे दे रहे हैं, 1 कम से। तो a की पावर कुछ भी हो हमेशा आंसर क्या आएगा, ये a है और भाग किसका दे रहे हैं, a-1 का, 1 नंबर कम से, पावर n। तो 149 में 149 का भाग देंगे तो क्या आ गया, 1, और 1 की पावर कितनी है, 84। कोई फर्क नहीं पड़ता ये पावर 150 हो, 200 हो, 300 हो या 305 हो, ओड इवन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 1 की पावर कुछ भी होगा, आंसर अपना क्या आएगा, 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ये चीज़ आपको पहचाननी आनी चाहिए, सोल्व नहीं करना। इसलिए बोलता हूँ नंबर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इसको क्वेश्चन देखते ही आप टिक कर दोगे, जो बाकी स्टूडेंट 2-3 मिनट इसमें वेस्ट करेंगे समझने में, ट्राई करने में, फिर उसके आसपास पहुंचेंगे, वो अपन को नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट है वही सेम चीज़ है, यदि एक नंबर है a और उसको डिवाइड कर रहे हैं a+1, उस नंबर से एक नंबर ज़्यादा से, और तब देखना पावर का रोल आता है, n की पावर a की पावर यदि इवन है तो रिमाइंडर क्या रहेगा, a। अब ये इवन स्पेसिफाई कर रहा है, पहले n की पावर कुछ भी, n की वैल्यू कुछ भी हो, अपनी वैल्यू क्या आ रही थी, रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ रही थी। अब यहाँ उसने थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया, यदि a की पावर इवन होगी तो मेरा आंसर 1 आएगा, और यदि ओड रहेगी तो कुछ और आएगा। ठीक है, देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्या चीज़ है ये कंसेप्ट। अगेन देखो 35 की पावर 48 है और उसको 36 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने से पहले देखना 34, पहले तो नंबर क्या था, यदि ये 34 होता तो मैं करता हूँ 35 में 34 का भाग गया, 1 आया, और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 लिख देता था। अब यहाँ वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते, तो एक नया कंसेप्ट आता है, नेगेटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर कि देखो सेसफुल हमेशा और हमेशा से नॉन नेगेटिव नंबर ही रहा है, नेगेटिव नहीं होता। तो ये नेगेटिव रिमाइंडर कहाँ से आता है और ये होता क्या है, कि आप किसी संख्या का भाग दोगे, अब देखो 36 में 35 का भाग दोगे पूरा नहीं जाएगा, रिमाइंडर कुछ ज़्यादा आएगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा रिमाइंडर अलग आएंगे, नंबर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, कि जिस संख्या का भाग दे रखे हैं, मतलब मैं भाग किसका दे रखा हूँ 36 में, और किस में दे रहा हूँ 35 में, तो 36 का मल्टीपल ऊपर वाले बनाने के लिए कितना नंबर कम पड़ रहा है, वही आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। जैसे देखो 36 का भाग दे रहा हूँ किस में, मैं 35 में, और 35 को मैं 36 का मल्टीपल कब बनेगा, और कितनी डिस्टेंस है, मतलब कितना डिफरेंस है उसमें, 35 और 36 में कितना डिफरेंस है, 1। तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा इसका, -1। यदि ये नंबर होता 33 की पावर 74 डिवाइड बाई 36। ठीक है, अब देखो 36 का मल्टीपल होने के लिए इसमें कितना कम पड़ रहा है, 3, तो रिमाइंडर कितना जाता, -3। यदि ये नंबर होता 31 की पावर 36 और ये 128,
127। अभी देखो कितना 36 से मल्टीपल बनने के लिए कितना कम पड़ रहा है, ये 5। तो ये क्या हो जाता है आपका -5 नेगेटिव रिमाइंडर, -3 नेगेटिव, -1। ये चीज़ क्लियर है नेगेटिव का कंसेप्ट, समझ लो। आगे बहुत इसके ट्रिक में काम आने वाला है ये चीज़, कंसेप्ट आ गया कि जिस संख्या का भाग दे रहे हैं और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसका मल्टीपल बनने के लिए, उसका मल्टीपल मतलब भाजक होने के लिए जितना डिफरेंस है वही उसका क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर। अब देखो 35 की पावर कितनी है, 35 की पावर कितनी है 48, और भाग किस में दे रहे हैं अपन, 36 का। अब देखो 35 36 का मल्टीपल नहीं है, और मल्टीपल होने के लिए कितना कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है। तो इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो गया, -1 की पावर कितना हो गया, 48। अब माइनस की पावर जब इवन होती है तो लास्ट में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो आंसर क्या आएगा, 1। ये चीज़ क्लियर हुई। इसलिए उन्होंने एक चीज़ स्पेसिफाई कर दी, यदि एक नंबर ए है उसमें भाग किसका दे रहे हैं, a+1, a+1 का भाग दे रहे हैं और पावर इवन हो तो रिमाइंडर हर बार क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये चीज़ क्लियर है। क्यों आ रहा है मैंने बता दिया, नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट क्या है। यदि किसी नंबर का भाग किसका दे रहे हैं, मतलब क्या नंबर क्या है, 36 का भाग किस में दे रहे हैं, 35। तो 35 को 36 का मल्टीपल बनने के लिए कितना डिफरेंस है, मतलब कितना दोनों में डिफरेंस आ रहा है एक का डिफरेंस आ रहा है, तो वही क्या हो जाता है अपना नेगेटिव रिमाइंडर। लिख दो नेगेटिव रिमाइंडर, और जो पावर है एज इट इज ऊपर लिख दो नेगेटिव रिमाइंडर के। तो -1 की पावर 48 है, और नेगेटिव -1 की पावर जब 48 होगी या इवन होगी तो आपस में वो प्लस हो जाता है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। यही आपका कंसेप्ट था। आगे और देखो, सेम चीज़ वही आएगी। इवन पढ़ लिया तो ओड के केस में क्या आता है, यदि कोई नंबर है ए और उसकी पावर ओड हो और उसको अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, a+1 से, तो रिमाइंडर हर बार क्या आएगा, आपका ए आएगा। देखो यही नंबर होता है, मैं बोलता हूँ 35 की पावर 39 डिवाइड बाय 36, ठीक है। अभी वही कर लो, 36 का भाग दे रहे हैं किस में, 35 में, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या आ गया, -1। -1 की पावर कितनी हो गई, 39। अब 39 जब -1 की पावर 39 है तो आंसर रिमाइंडर क्या आ गया, -1। अब -1 जैसा कोई नंबर रिमाइंडर में होता नहीं है, अपन केवल कैलकुलेशन पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो -1 कब यूज़ करते हैं, जब ऊपर जिसमें भाग दे रहे हैं वो क्या हो, आपका डिविजर से 1 कम हो, तो वो नंबर क्या आ जाएगा, 35। सेम वही नंबर, यदि कोई पावर ओड हो और ए है, ए की पावर ओड हो और अपन भाग किसका दे रहे हैं, a+1 का, तो आंसर क्या आता है अपना, ए ही आता है। ये चीज़ क्लियर आ गई। यदि एक नंबर ए है उसकी पावर ओड हो और भाग दे रहे हैं अपन किसका, a+1 का, तो अपना हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, ए के बराबर आएगा। देखो 73 में किसका भाग देंगे, 74, ए में a+1 का भाग देंगे और पावर क्या है आपकी, ओड है, और ये ए हो गया और ये क्या हो गया, a+1। -1 की पावर कितनी हो गई, 29, क्या आएगा, -1। नेगेटिव नंबर होता नहीं है तो नंबर वही आ जाएगा, -1 मतलब हो गया आपका 73। चीज़ क्लियर है। -1 कहाँ से आता है कि 73 74 के मल्टीपल होने से एक कम है, तो मतलब जो कम है उसी को नेगेटिव बोलते हैं। तो -1 कोई होता नहीं है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 73। ठीक है, आगे बढ़े। इसी रिमाइंडर थ्योरी के कंसेप्ट में एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है, फॉर्मेट थ्योरम, या फॉर्मेट का प्रमेय क्या बोलता है। यदि एक नंबर है ए और उसकी पावर p-1 है और उसको p से डिवाइड करोगे तो उस केस में भी आपका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। कब, जब a और p क्या हो, को प्राइम, और p एक प्राइम नंबर हो। ठीक है, देखना समझना, एक नंबर a है उसकी पावर कितनी है, p-1, और भाग किसका दे रहे हैं, p में, मतलब जिस संख्या का भाग दे रहे हैं और पावर है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। और a और p आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम, मतलब उन दोनों का
एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल से, क्या नंबर दे रखा है, 50 की पावर कितनी है 16, भाग किसका दे रहे हैं 17 का। अब देखो 17 क्या है आपका प्राइम नंबर, ये चीज़ तो क्लियर है, पढ़ लिया। और 16 क्या हो गया p माइनस 1, और ये a क्या है, देखो a और p आपस में को प्राइम है, 50 और 17 में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, फॉर्मेट थ्योरम यही बोलती है यदि a की पावर p माइनस 1 हो और p का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 1 आता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। रिमाइंडर थ्योरम पहले अपन ने पढ़ी थी, फिर रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट थे, फिक्स रिजल्ट, उनके आंसर आते थे यदि पावर ओड है या इवन है। और फिर अपन ने फॉर्मेट थ्योरम को भी पढ़ लिया। तो रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो अपन ने सारे देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।